हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, एडिशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा है कि डबल सॉल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। ठीक, फिर कुछ टर्म्स हमने पढ़े जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन क्या है हमने देख लिया था। क्लियर है इतना? चलिए, डेंटिसिटी क्या है, डेंटिसिटी के बेसिस पर कैसे हम लीगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं ये देख लिया था। कुछ और लीगेंड जैसे फ्लेक्सीडेंटेड, चिलेटिंग और एम्बीडेंटेड लीगेंड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मोनोडेंटेड लीगेंड जिन्हें यूनिडेंटेड लीगेंड भी कहा जाता है उसको हमने क्लासिफाई कर लिया, डिफाइन कर लिया था, समझ लिया था और एग्जांपल्स देख लिए थे। फिर बाइडेंटेड लीगेंड्स हमने देख लिया था बच्चों, पॉलीडेंटेड लीगेंड्स देख लिया था, किलेटिंग लीगेंड्स हमने देख लिए थे। किलेटिंग लीगेंड्स क्या होते हैं, किलेट्स क्या होते हैं, कैसे ये 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कब ये स्टेबल होते हैं, एंगल अगर ज्यादा होता है तो एंगल का जो स्ट्रेन है वो क्या होगा, कम होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? और एंगल स्ट्रेन अगर ज्यादा है तो एंगल कम होगा, है ना। अगर एंगल कम है तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। नेक्स्ट, फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों कि यहाँ पर क्या होते हैं, ये फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये क्या कर सकता है, दोनों जगह से डोनेट कर सकता है, लेकिन ये इसकी इच्छा है दोनों से करना चाहे या एक से भी ये डोनेट कर सकता है। क्लियर है? यानी कि ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल ये होते हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, चलिए, इसीलिए फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड इन्हें कहते हैं। अब आगे हमें करना है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड। निम्न में से कौन कौन से जो है फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड है। जो फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड्स होंगे उनके आगे हमें टिक लगा देना है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से हैं। अगर SO32 नेगेटिव की बात करें तो देखो, स्ट्रक्चर S, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, कुछ इस तरीके से है SO3 का स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर एक मेटल हो तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। एक और बात यह है बच्चों, ये जो फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड है एक प्रकार के पॉलीडेंटेड लीगेंड ही होते हैं। ठीक है तो फ्लेक्सीडेंटेड लेकिन क्या पॉलीडेंटेड होते हैं। ऐसे जो मोनोडेंटेड है वो कभी भी फ्लेक्सीडेंटेड नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो एक ही साइट है ना, कैसे फ्लेक्सीडेंटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके पास दो साइट है, दोनों में से कोई सी भी साइट का ये यूज कर सकता है और देखो ये वैलिड भी होगा। जैसे हमने NO3 का देखा, सॉरी NO2 का देखा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने देखा था ना NO2 का। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं था क्योंकि यहाँ पर बन रही थी 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो एंगल होगा 60 डिग्री। एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो एंगल का स्ट्रेन ज्यादा होगा, जिस वजह से स्टेबिलिटी कम होगी, इसीलिए उसको प्रेफर नहीं किया जाता। तो देखो बच्चों, यहाँ पर तो ये बन रहा है SO3 क्या है, एक फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड है। C2O4 की बात करते हैं, CCO4, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव नेगेटिव, ऑक्सलेट। सिंपल सी बात ये है हमारा ऑक्सलेट। तो ये भी फ्लेक्सीडेंटेड है। देखो इसके पास भी दो डोनर साइट है, या तो यहाँ से कर ले तो यहाँ से कर ले, कहीं से भी ये डोनेट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। क्लियर? CH3COO की बात करें अगर हम, तो CH3
स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो देखो यहाँ से डोनेट कर ले या यहाँ से डोनेट कर ले, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है। यानी कि ये भी क्या है, हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। एससीएन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, या तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। इसके पास भी दो डोनर साइट तो है, जैसे सबके पास दो दो डोनर साइट है, वैसे ही इसके पास भी दो डोनर साइट तो है ना। तो दो दो डोनर साइट तो है, लेकिन आप देख पा रहे हो दो डोनर साइट कैसी है, बिल्कुल ही अलग अलग है, एक इधर है एक इधर है। तो एक टाइम पे ये क्या करेगा, एक टाइम पे सिर्फ एक ही तरफ से डोनेट ये करेगा। यानी कि बच्चों ये है तो बाइडेंटेड, है तो ये पॉलीडेंटेड, बट एक्ट एज मोनोडेंटेड। देखो है तो ये पॉलीडेंटेड, लेकिन कैसे एक्ट करेगा, मोनोडेंटेट की तरह। जैसे मोनोडेंटेट एक बार में एक ही तरफ से करता है डोनेट, वैसे ये भी एक बार में एक ही तरफ से डोनेट करेगा। या तो ये वाली इसकी डोनर, या तो ये वाली इसकी डोनर साइट हो, या तो ये वाली डोनर साइट हो। क्लियर है, क्लियर, इतना समझ में आया कि हमारे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, क्वेश्चन भी हमने इससे रिलेटेड एक छोटा सा देख लिया है, बाकी तो हम एक्सरसाइज में करेंगे ही क्वेश्चंस। चलिए नोट कीजिए बच्चों इतना। चलिए क्लियर है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड को समझते हैं। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। द लिगेंड्स, द लिगेंड्स which have, अब ध्यान से इसे देखिएगा, which have more than one donor site, more than one donor site, but can use one donor site at a time, are known as ambidentate ligand. क्या समझ में आया इससे, लिगेंड्स विच हैव मोर देन वन डोनर साइट, यानी कि जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो, बट कैन यूज ओनली वन डोनर साइट एट अ टाइम आर नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। यानी कि जिसके पास एक से अधिक, एक से ज्यादा डोनर साइट तो होंगी, लेकिन वो सिर्फ एक ही डोनर साइट को एक टाइम पे यूज कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि है NO2। ठीक है, अगर NO2 की बात करें तो इसके पास देखो पहला डोनर साइट तो है N, दूसरा डोनर साइट है O, है ना। अगर हम इसके नेमिंग की बात करें तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो और इसको कहते हैं नाइट्राइटो, है ना। क्यों, क्योंकि अच्छा इसका पहले का जो नोमेनक्लेचर था वो क्या था, वो था नाइट्राइटो N, और इसका था नाइट्राइटो O। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था जब हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी कि जब हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने इसको देखा था बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ, अच्छा यहाँ पर क्या है देखो, अब ये NO2 है और ONO है, देखो ये NO2 ही है, NO2 के ही है ये दोनों।
अब हो क्या रहा है, एक बार यहाँ पर डोनर साइड है N नाइट्रोजन और एक बार यहाँ पर डोनर साइड है ऑक्सीजन, यानी कि इस NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो डोनर साइड प्रेजेंट है। ठीक है, दो डोनर साइड यानी कि मोर देन वन डोनर साइड तो यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक टाइम पर एक ही को हम यूज कर सकते हैं, या तो हम N को यूज कर ले तो नाइट्रो कह लेंगे, या तो हम O को यूज कर ले तो नाइट्राइटो कह देंगे। ठीक है, ये तो नाइट्राइटो N शो करता है कि डोनर साइड जब N हो, नाइट्राइटो O शो करता है डोनर साइड जब O हो। क्लियर इतना? अच्छा, इतना समझ में आया? अच्छा, ये पहले नोमेनक्लेचर ऐसे किया जाता था, लेकिन अब ये वाला किया जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा लेटेस्ट है, ये वाला हमारा पहले किया जाता था। क्लियर? अच्छा, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो CN है, साइनो, लेकिन जब डोनर साइड हो N, क्या हो गया ये? आइसोसाइनो। फिर हमारे पास है SCN, थायोसाइनो, यहां पर डोनर साइड है S। ठीक है, और जब डोनर साइड N हो, आइसो थायोसाइनो, क्या कहेंगे इसे? आइसोथायोसाइनो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर देखो, यहाँ पर दो C भी है N भी है, यहाँ पर N भी है C भी है, सेम यहाँ पर S भी है N भी है, यहाँ पर N भी है और S भी है, लेकिन जब हम एक टाइम पर एक को ही यूज कर सकते हैं तो ऐसे लिगेंड कहे जाएंगे एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, क्या कहे जाएंगे? एम्बिडेंटेट लिगेंड कहे जाएंगे। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड भी कंप्लीट है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? मतलब जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था DNF ब्लॉक वाले में, है ना, वहां पे हम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जो है अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वहां पे नहीं आया समझ में तो यहाँ पे भी हम इसको समझेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। तो चलिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम in a complex compound, या हम कहें या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is known as oxidation नंबर। इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए ना हम? जो सेंट्रल मेटल एटम में चार्ज होगा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर में बात हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल मेटल एटम में जो चार्ज होगा वही हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है इस एग्जाम्पल में, तो आप कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे पता करोगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में? देखो,
सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर पोटेशियम की बात करें तो इसका होता है 1, Cn की बात करें तो ये होता है -1, Cl की बात करें तो -1, NH3 की बात करें तो 0, En की बात करें तो 0, कार्बोनिल CO की बात करें तो 0, इसके अलावा C2O4 नेगेटिव, ऑक्सैलेट की बात करें तो यहाँ पर होता है -2। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इनकी वैल्यूज क्या होती है। -1 वाले हैं, कुछ 0 वाले हैं, कुछ -2 वाले हैं, तो अलग अलग यहाँ पर हैं, ये आपको ध्यान रखने सबसे पहले। अच्छा, निकालेंगे किसमें? सेंट्रल मेटल एटम में। और हमें पता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में CM में लिख रहे हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो वो स्मॉल साइज का होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। चौथी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल होगा, जो कि ये शो करती हैं कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये किसकी है? ट्रांजिशन एलिमेंट की है। और डी ब्लॉक एलिमेंट, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये किसकी है? ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? चलो, तो हमें तो पता ही है डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से, इसलिए तो हमने पहले चैप्टर पढ़ लिया DNF ब्लॉक वाला। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम है ये Fe, है ना? Fe हमारा है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा क्या है? लीगेंड्स है। ठीक है, चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेशियम K की वैल्यू होती है 1 इंटू कितने पोटेशियम है 4, प्लस इसका निकालना है ना हमें Fe का, तो जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर उसको क्या मान लेते हैं? X मान लेंगे। क्लियर? चलो, प्लस अब Cn की वैल्यू कितनी है? -1 इंटू कितने Cn है? 6 Cn है, इज इक्वल्स टू क्या? इस पर कोई चार्ज है? देखो, अगर बाहर से 2 चार्ज होता, +2 होता तो यहाँ पे +2 आता, -2 होता तो यहाँ पर -2 आता। ठीक है, तो बाहर से कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए हम इसे रखेंगे 0 के इक्वल में। ठीक है, 0 ये हो गया। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू, ये 6 इधर चला गया, ये 4 इधर चला गया, x इज इक्वल्स टू 2 +2। ठीक है, क्या चार्ज आया है यहाँ पर? हमने क्या चार्ज निकाला है? ये आया है +2 चार्ज। यहाँ पर Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर Fe है। ठीक है, तो इसका रूल ये है, रूल कुछ नहीं है, पहले हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे जो भी हमारा लीगेंड होगा, ठीक है, या एक या कैटायन होगा या एनायन होगा, उसकी वैल्यू अगर हमें पता है, तो सेंट्रल मेटल एटम को तो वैसे भी X ही रखना है, बस हमें प्लस माइनस सॉल्व कर लेना है और निकाल लेना है। उसके अलावा अगर बाहर से बच्चों देखो +2 दिया रहता अगर, तो यहाँ पर हम +2 इक्वल में 0 की जगह पर +2 रख देते, अगर यहाँ पर -2 दिया रहता तो इक्वल की जगह पर हम -2 रख देते। क्लियर है इतना? ठीक है, तब उस तरीके से हम उसे सॉल्व करते। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए, इतना नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में।
एक बार खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ। चलो तो क्वेश्चन कर लिए होंगे, देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे हम इन्हें। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम देखो पहले इसमें कौन सा है, कॉपर है। सेंट्रल मेटल एटम, कॉपर को रख लेंगे X। अब NH3 हमने देखा अमोनिया की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, प्लस कितना हो गया अमोनिया, 0 इंटू 4, तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। इज इक्वल्स टू, पहले हम यहाँ पे 0 रखना था लेकिन बाहर से दिया हुआ है 2 प्लस, तो यहाँ पर रख देंगे +2। सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +2, तो कॉपर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट में देखो बच्चों क्या है, हमारे पास ये जो लीगेंड है ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो सारे ही क्या है यहाँ पर, न्यूट्रल है क्या ये कार्बोनिल है, जो कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, पढ़ा था ना हमने अभी। ठीक है, तो देखो तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो क्योंकि अगर सॉल्व भी करोगे तो x प्लस 0 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0, 0 5 0, तो x इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, क्लियर? ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम तो Fe है, सारे ही न्यूट्रल यहाँ पर है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है Cu, कॉपर हमारा सेंट्रल मेटल एटम। सॉल्व हो जाएगा ये वाला, तो बहुत इजी है। कॉपर को रख लेंगे हम यहाँ पर X प्लस Cn कितना होता है, -1 इंटू कितने Cn है, 4 Cn है। देखो CN4 मतलब Cn का जो नंबर है वो तो है -1 चार्ज। ठीक है, और 4 क्या है कि 4 Cn हमारे पास है, यहाँ 4 Cn है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बाहर से जो चार्ज है वो कितना है, -3, तो -3 रख देंगे। अब तो सॉल्व हो गया होगा आसानी से। x -4 इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू हो गया है +1। 4 इधर चला जाएगा, 4 -3 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है ये है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर। क्लियर इतना? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निकालना है Fe है यहाँ पर x। ठीक है, तो ये है x प्लस, अब C2O4 ऑक्जेलेट में कितना होता है, 2 नेगेटिव होता है। आपने देखा होगा जब इसका स्ट्रक्चर, C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, 2 नेगेटिव इसमें होते हैं बिल्कुल। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो एक C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव। इसका चार्ज कितना होता है, -2 इंटू कितने हैं, 3 है, 3 ऑक्जेलेट है, इज इक्वल्स टू -3। अब तो इजी है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। x प्लस -6 इज इक्वल्स टू -3, -6 उधर चला जाएगा, -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू +6 -3 कितना हो गया, +3। यहाँ पर जो Fe है क्लियर, वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपके भी आंसर्स यही आ रहे होंगे। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहे हैं, कहीं पर अगर गलत आ रहा है तो आप यहाँ पर इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, और कहीं पर अगर गलत आ रहा है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, करेक्शन आप वहां पर कर लीजिए। और समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो काफी इजी है टॉपिक है, क्योंकि क्लास 11th में भी हम इसको पढ़ चुके होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये है क्या, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन central metal atom after the formation of complex compound is known as effective atomic number यानी EAN। तो EAN है क्या, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होने के बाद उसके पास नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, वही हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। जैसे कि हम कोई कंपाउंड लिखते हैं CuNH3 होल 6 Cl2, ठीक है, तो ये हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा है। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, हमारा Cu है। तो Cu पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है Cl2, तो यहाँ पर क्या होगा +2, ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ये इससे कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन का लेन देन होने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने के बाद, यानी कि सारी प्रोसेस होने के बाद, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद, ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, अब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, वही हमारे क्या होते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इससे रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों ये सब कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।